दोस्तों आओ 3 जनरेशन की कहानी सुनते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। 1960s का इंडिया। दादाजी का नाम था रमेश। गांव में जन्म हुआ, खेती मजदूरी बेसिक जिंदगी जीते थे। रमेश जी का सपना था कि वो शहर जाए, नौकरी करे। रमेश जी शहर आए, उन्हें चपरासी की नौकरी लगी। मुंबई में एक चौल में उन्होंने छोटा सा घर ले लिया। उस वक्त के लिए यह भी अच्छा प्रोग्रेस था। फिर आए रमेश जी के बेटे सुनील। सरकारी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई, क्लर्क की नौकरी लगी, स्टेबल इनकम थी। धीरे धीरे घर में टीवी, फ्रिज, स्कूटर आया। मिडिल क्लास लाइफ अनलॉक हुई। रमेश जी खुश हुए, उन्हें लगा हमने प्रोग्रेस देख ली। अब बारी आई रमेश जी के पोते आरव की। एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में, पास ही के इंजीनियरिंग के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, फोन, इंटरनेट एक्सेस, आरव के पास सब है। वो प्रीवियस जनरेशन से ज्यादा एजुकेटेड, स्किल्ड और कनेक्टेड है। लेकिन आज भी फॉरेन वेकेशंस पर जा सके, महंगी गाड़ी ले सके, उतने पैसे उसके पास नहीं। आज भी उसी चौल के रिडेवलपमेंट से मिलने वाला फ्लैट आरव का बिगेस्ट एसेट है, क्योंकि मुंबई में नया घर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो उसके दादाजी के लिए पॉसिबल था, जो एक चपरासी थे। और यही एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है, क्या हर जनरेशन सिर्फ थोड़ा बेटर होती रहेगी या कभी ग्लोबल लेवल पर रिच बनेंगे? इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। सिंपल शब्दों में एक फैमिली 2 पीढ़ियों में कितनी आगे जाती है। और जब ये मोबिलिटी स्लो होती है तो सिर्फ फैमिली नहीं, पूरा देश अटक जाता है। इसी स्टेज को कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। दोस्तों अगले कुछ मिनट में हम देखेंगे कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है, कंट्रीज इसमें फंसती क्यों है और इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज माय मोटिवेशन। अब थोड़ा कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को इनकम के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हायर इनकम। इंडिया इज रफली $2,700 पर कैपिटा पर है। मतलब हम अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। इंडिया अभी ग्लोबल मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा नहीं है, पर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये ट्रैप आगे और हमारे सामने खड़ा होगा। और इसी के लिए आज ये समझना जरूरी है ताकि हम कल इसमें अटक ना जाए। दोस्तों मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है? पहले देश फास्ट ग्रो करता है क्योंकि उस देश के पास चीप लेबर होता है, फैक्ट्रीज लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। इनकम बढ़ती है 1000 से 3000, 3000 से 6000, 6000 से $10,000। सबको लगता है बस हो गया, अब तो हम रिच बन गए। पर यही ग्रोथ स्लो हो जाती है दोस्तों। वेजेस बढ़ते हैं पर प्रोडक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं बढ़ती। एक्सपोर्ट्स लो वैल्यू रहते हैं, इनोवेशन वीक होती है, स्किल्स का मिसमैच होता है। देश ना पुअर रहता है ना रिच बन पाता है। इट गेट्स स्टक इन द मिडिल। बैंक और IMF कहते हैं कि पिछले 60 साल में 100 से ज्यादा देश मिडिल इनकम तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 15 से 20 सस्टेनेबली हाई इनकम बन पाई। जैसे ब्राजील 1960s 1980s में ब्राजील ने बूम देखा, लेकिन आज भी उनकी पर कैपिटा इनकम लगभग 9 से $10,000 के आसपास है। उनकी पर कैपिटा इनकम 2007 के लेवल से भी आज नीचे है। मेक्सिको फैक्ट्रीज आई, एक्सपोर्ट्स हुए, पर स्किल्स और इनोवेशन वीक रह गई। 1960s में $350 से 2007 में लगभग 10,500, पर पिछले 20 साल में सिर्फ $14,000 तक पहुंचे। थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका सबने स्पीड पकड़ी, पर ब्रेक थ्रू नहीं मिला। अब कॉन्ट्रास्ट देखो दोस्तों। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था, 1960s में साउथ कोरिया और घाना दोनों की पर कैपिटा इनकम लगभग सेम थी, $200-250 के आसपास। लेकिन आज घाना की पर कैपिटा इनकम $2,500 से $3,000 तक है। वही कोरिया की, साउथ कोरिया की इनकम $30,000 को भी पार कर गई है। डिफरेंस लक का नहीं है। साउथ कोरिया ने यह डिसाइड किया था कि मिडिल इनकम पर रुकना ऑप्शन नहीं है। दोस्तों ये साउथ कोरिया ने कैसे किया? तो चाइना और साउथ कोरिया दोनों का ग्रोथ लैडर देखो। पहले फार्म से फैक्ट्रीज, फिर एक्सपोर्ट्स, फिर क्वालिटी का प्रेशर, फिर इनोवेशन।
चाइना की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स पहले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करते थे। वो उस समय के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लाकर उसे खोल के एनालाइज करते थे। हर पार्ट सस्ता, बेटर और फास्टर कैसे बना सकते हैं ये सीखते थे, फिर दुनिया को एक्सपोर्ट किया। ये सिर्फ कॉस्ट का गेम नहीं था दोस्तों, ये लर्निंग का गेम था। और जब लर्निंग कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट स्टेप आया इनोवेशन। इसीलिए आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंडिंग देखो, साउथ कोरिया की 5% ऑफ द जीडीपी, चाइना की लगभग 2.4% ऑफ द जीडीपी और इंडिया की लगभग 0.6 से 0.7% ऑफ द जीडीपी। यहीं से दोस्तों गैप कंपाउंड होता है। समझिए आप, ग्रोथ एक लैडर है। पुअर कंट्रीज कॉपी करती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। मिडिल इनकम कंट्रीज उसे इंप्रूव करती है और रिच कंट्रीज इन्वेंट करती है। वर्ल्ड बैंक की 2024 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल फ्रेमवर्क में बताती है। 3I स्ट्रैटेजी। पहला आई इन्वेस्टमेंट, रोड्स, पावर, इंफ्रा। इंडिया ये काम काफी हद तक कर चुका है और अभी कर भी रहा है। दूसरा आई इन्फ्यूजन, ग्लोबल टेक्नोलॉजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लोकल बिजनेसेस में घुसाना। AI इन फैक्ट्रीज, सप्लाई चेन टेक इन लॉजिस्टिक्स। यही इंडिया आज खड़ा है। हमें ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में लाके अपने पॉपुलेशन को उसे यूज करना सिखाना होगा। तीसरा है इनोवेशन, कॉपी छोड़कर खुद इन्वेंट करना। वर्ल्ड बैंक दोस्तों वार्न करता है लेकिन कि बहुत से देश यही फेल होते हैं क्योंकि वो इन्फ्यूजन को मास्टर किए बिना इनोवेशन पर जंप करते हैं। जब फाउंडेशन वीक रह जाता है तब ग्रोथ रुक जाती है। तो इसमें और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स समझो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि असली मुश्किल तब आती है जब पर कैपिटा इनकम यूनाइटेड स्टेट्स के 10% के आसपास आता है, यानी रफली $8,000 तक। इंडिया आज $2,700 पर है, मतलब तैयारी का टाइम है हमारा ये। पर वार्निंग भी है। वो रिपोर्ट ये कहता है कि अगर इंडिया करंट पेस पर चलता रहा तो यूएस इनकम के सिर्फ 25% तक पहुंचने में 75 साल लग जाएंगे। 75 साल दोस्तों, हम इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विकसित भारत का सपना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। और इंडिया की आज इकोनॉमिक सिचुएशन देखो, आज भी 40 to 50% इंडियंस एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जबकि उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15 से 17% है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 13% है। चाइना और साउथ कोरिया ने अपने पीक ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग 30% ऑफ द जीडीपी किया। सर्विसेज हमारी स्ट्रांग है, आईटी हमारी सक्सेस स्टोरी है, पर सर्विसेज सबको जॉब नहीं दे सकती। मिडिल इनकम ट्रैप पे निकलने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लस इनोवेशन दोनों चाहिए। अब सवाल आता है कि हम क्या कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक, एडीपी, आईएमएफ 3 क्लियर लीवर्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्किल्स, डिग्री से नहीं प्रोडक्टिविटी से गेम बचेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एआई, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, लॉजिस्टिक्स। सिर्फ सिलेबस क्लियर करने के लिए नहीं, ग्लोबल वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। हर जॉब को सिर्फ एक टास्क मत समझो, एक मिनी R&D लैब समझो। साइड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करो, प्रोसेसेस को इंप्रूव करो, ऑटोमेशन सोचो और ऑटोमेशन सीखो। इनोवेशन रिस्क नहीं, इनोवेशन एक नेसेसिटी है। तीसरा, ग्लोबल माइंडसेट। लोकल काम करो लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचो। लोकल एफर्ट से ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंच सकते हो ये सोचो। अगर आप रिमोट वर्क करते हो, रिमोट वर्क करके भी एक्सपोर्ट्स तक फोकस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस। अगर इंडिविजुअल दोस्तों एस्केप करता है पॉवर्टी से तो देश भी एस्केप करता है। अगर हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ को एक मिनी पॉलिसी प्रोजेक्ट समझे तो मैक्रो पिक्चर भी बदलेगा। दोस्तों लास्ट थॉट, मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब सिर्फ जीडीपी का स्लो होना नहीं है। इसका मतलब है आपके बच्चों के, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल आपसे ज्यादा नहीं होगी, और यह सबसे डेंजरस स्टैग्नेशन है। तो दोस्तों सवाल यह नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या इंडिया इस मिडिल इनकम ट्रैप को और इस पॉवर्टी के ट्रैप को तोड़ पाएगा। दिस इज टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 दोस्तों, या हाइप नहीं, क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कैन इंडिया एस्केप द मिडिल इनकम ट्रैप, यस और नो, एंड व्हाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। एंड दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। लेट्स ट्राई एंड बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर दोस्तों।